नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी आप लोग भारत मालदीव के विषय में जो झगड़े चल रहे हैं उस पर आप लोगों का ध्यान कंसर्न रहा है। लेकिन इसी बीच में एक और बहुत बड़ी विजिट हुई 4 जनवरी और 5 जनवरी को। 5 जनवरी 2024, 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024। ये घटना पूरा इंटरव्यू या सारा जो मैटर है ये 8 जनवरी 2024 के द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट है, वहाँ से मैंने लिया है। आप जैसा कि देख सकते हो, इसमें हेडिंग भी उसकी छपी हुई है, जयशंकर इन नेपाल, सम बिग डील्स विथ अ लिटिल कंट्रोवर्सी। हम लोग इसी पर कंसर्न रहेंगे। द काठमांडू पोस्ट की ये खबर है। तो 4 जनवरी को यह जयशंकर जी नेपाल पहुंचे। वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात किया और उनको इंडिया का इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी संदेश होता है वो लोग अपना दिए। प्रेसिडेंट के बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, पुष्पकमल दहल प्रचंड से। फॉरेन मिनिस्टर, फार्मर पीएम केपी शर्मा ओली, देवबा, इन सब लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद में कुछ बातचीत भी हुई इनकी, 2 दिन का विजिट था। तो उनमें जो बातचीत का मुख्य बिंदु था वो 5-6 पॉइंट्स थे। सिमटा हुआ इतने में है तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन पहली बात तो एक HICDP हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बात हुई, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें स्कूल्स वगैरह, हेल्थ सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, रोड्स वगैरह छोटी मोटी बनाई जाती हैं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात। उसके बाद में पावर ट्रेड पर बात हुई। एक्चुअली अगर हम देखें तो नेपाल की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की क्षमता है वो 80,000 मेगावाट की है, लेकिन उत्पादन केवल 3 to 4,000 मेगावाट तक ही हो पाता है। भारत ने कहा है कि मैं 1,000 मेगावाट पर ईयर के हिसाब से 10,000 मेगावाट बिजली आपसे खरीदूंगा। तो अर्थात 10 साल के लिए एक डील हुई है भारत की लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड पर। और यहाँ यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बिजली ली जाएगी नेपाल से और बेची जाएगी किसको? बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। ये ना सही, लेकिन भारत अपनी कुछ बिजली बांग्लादेश को दे रहा है और ख़रीद रहा है नेपाल से। ये बायलैटरल ट्राइज के हिस्से होते हैं कि हम कोई चीज़ किसी एक कंट्री से खरीदते हैं और वही चीज़ किसी दूसरे कंट्री से को बेचते हैं, या कि वाइस वर्सा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बायलैटरल टाइज का विषय है, 2 देशों के संबंधों का विषय होता है। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पर बात हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, जिसमें सोलर पावर की मेन बात है नेपाल में। इंडिया तो उस पर आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन नेपाल को भी चाहता है कि नेपाल भी आगे इस पर बढ़े। एक छोटा कोई सैटेलाइट है, उसके प्रक्षेपण संबंधित बात हुई है। भूकंप राहत की खेप भी दी गई है उसको, नेपाल को। इसमें जो है $1 बिलियन की सहायता दी गई है, जिसमें से 250 मिलियन की सहायता एज ए गिफ्ट है, एज ए कटसी मीट है, उसके तहत दिया गया है। बाकी वापस करना होगा नेपाल को। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी, 25 स्कूल्स, 32 कम्युनिटी सेंटर, इनका उद्घाटन किया गया 5 जनवरी को। और कैन का मतलब क्या होता है? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल। तो यहाँ भी कैन की मीटिंग में भी गए यह जयशंकर जी, और नेपाल की क्रिकेट टीम से भी मुलाकात किया और उन्होंने IPL के में टेस्ट खेलने की सुविधा देने का वादा दिया। ठीक है, ये सारी बातें हुई। नेपाल ने भी अपने कुछ मसले उठाए, जैसे एयर एंट्री रूट की बात है
क्योंकि इंडिया से के बिना होकर के कोई भी एयर एंट्री नहीं हो सकती है नेपाल में। अग्निपथ स्कीम पर भी बातचीत किया, अग्निपथ जिसमें सेना में भर्ती की बात है। ट्रेड ट्रीटी पर भी बातचीत हुई, नेपाल की तरफ से भी कुछ चीज़ों को मंगाने और बेचने की, ये सारी बातचीत हुई। लेकिन इसी में एक गड़बड़ी ये आई जिसने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को थोड़ा सा परेशान किया कि सी युगांग, इस तरह से कुछ नाम है, अब इनके नाम बड़े विचित्र टाइप के होते हैं। ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना यूनान प्रोविंस के, वो भी आ गए इसी समय। और उन्होंने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात किया वहाँ के नेपाल के, मतलब किसी हाई लेवल की अथॉरिटियों से भी मीटिंग किया। तो नेपाल ने कहा ये थोड़ा, एस जयशंकर जी ने कहा कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आप लोग कोई ऐसा विजिट सेट कर रहे हो तो उसमें टाइमलाइन का ख्याल जरूर रखो। बस बाकी सब सही रहा। बाकी सब हमारे विदेश मंत्री का भी कहना है कि बाकी बहुत सारी बातें हुई। यहाँ हम बताते चलें कि नेपाल को चीन की कुदृष्टि से बचाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा चीन की पहुँच नेपाल तक हो चुकी है। कुछ पैसे कुछ चीन ने जो दिए थे उसी को लेने के लिए BRI प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन भी वहाँ कर दिया है उसने। जो त्रिभुवन एयरपोर्ट बना हो, पोखरा का जो एयरपोर्ट है उस पर जो है उस कहता है कि BRI का पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है चाइना। तो अगर एक रेलवे लाइन बनाने की बात चल रही है जिससे जो है नेपाल के रास्ते लुम्बिनी तक ये बनाई जाएगी, जो कि भारत के बॉर्डर पर है, चाइना का रेलवे लाइन है। तो अगर ऐसा होता है तो अब देखो इसमें कितनी सफलता मिलती है, इसको कितना रोका जा सकता है, उससे कितना गेन हो सकता है इंडिया को, ये तो भविष्य का विषय है। लेकिन फिलहाल इसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी गतिविधियों को वहाँ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चाइना वहाँ भी हावी हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ सही रहेगा और आगे भी भारत नेपाल के संबंध और ऊंचाइयों को छुएंगे, मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।